तो था क्या कि वहाँ पे एक वो फैमिली में ना जॉइंट फैमिली थी वो बेसिकली, तो उनके दादा-दादी, उनके 3 लड़के, उनकी बहुएँ और उनके बच्चे, इस तरीके से था। तो काफ़ी साल हो गए थे वो लोग वहीं पे रहते थे। अब हुआ क्या कि क्योंकि उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए थे और गाँव में उतनी ज़्यादा एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, शहर शिफ्ट हो जाते हैं। शहर में जाके हमें थोड़ा अच्छा एजुकेशन का बच्चों के लिए स्कोप मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इतनी बड़ी हवेली है तो उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। साइड बाय साइड हवेली के लिए भी हम कुछ देख लेंगे कि हवेली की भी देख-रेख होती रहे या केयर टेकर रख लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुंबई तो शिफ्ट हो जाते हैं, अब इनके दिमाग में यही था कि हवेली का क्या करना है। तब जो दादा-दादी हैं वो बोलते हैं कि हवेली यूज़ में आती रहेगी, तो हम एक काम करते हैं, हम जितने भी वहाँ के जो ज़मींदार वगैरह जितने भी लोग हैं उनको बोलते हैं कि आपका कोई भी फंक्शन होगा, शादी-ब्याह कुछ भी ऐसा बड़ा फंक्शन होगा, तो आप हमारी हवेली ले सकते हो, मतलब आप हमारी हवेली में करते रहना। तो इसके हिसाब से उनकी हवेली भी यूज़ होती रहेगी, ये सब चीज़ें ऐसी रही। तो इन्होंने ऐसी खबर वहाँ पे पहुँचा दी। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट होनी शुरू हो गई, जितने भी लोगों की शादी-ब्याह इस तरीके की चीज़ें होती थी, वहाँ पे उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब देखते हैं कि कुछ टाइम बीतता है, 4-5 महीने बीतते हैं, लोग आए दिन कोई ना कोई किसी की शादी हो रही है, कभी किसी के अलग-अलग सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बच्चों के सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। अब उनके पास एक न्यूज़ पहुँचती है कि अभी जो रिसेंटली शादी हुई थी, वहाँ हवेली में जिसका फंक्शन था, जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, सिलेंडर फटा था और वो जो मेन ऑर्गेनाइज़र था, वो ऑन द स्पॉट मर गया था। इनको ये न्यूज़ पता चली। तो इन्होंने क्या किया, वही उसको जो सहानुभूति वगैरह और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कंपनसेशन भी दे दिया था कि हमारी प्रॉपर्टी में ऐसा हुआ है, तो ऐसा-ऐसा करा। अब क्या हुआ, इन्होंने वो चीज़ जारी होती गई, ठीक है? तो अब क्या हुआ, जैसे ही कुछ टाइम बीता, 1-2 महीने और बीते, अब वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि जो भी मेन लोग होते थे, जिनका भी जो मेन ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, उनके साथ हादसे होते थे, बाकी के लोगों को कुछ नहीं होता था। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट, जो साधक थे उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि एक इंसान वहाँ पे और था जिसकी इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई थी। ये सिलेंडर वाले केस के बाद हुआ। बाद में हुआ था और हो सिर्फ़ उन्हीं के साथ रहा था जो कि मेन ओनर्स थे, जो कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाते थे। और कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि जैसे किसी के साथ जैसे डेथ नहीं हुई तो किसी का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फंक्शन खत्म करते वक़्त जैसे वो वापस लौट रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ें जो हो रही थी ये सिर्फ़ मेन लोगों के साथ हो रही थी। अब इन्हें पता चलती है और इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ अजीब भी लगती है कि बाकी लोगों को कुछ नहीं होता और सिर्फ़ इन्हें होता है। तो सादिक ने भी जब ये बात सुनी थी, इनको भी थोड़ा अजीब-सा लगा था। तो अब क्या हुआ था कि जो चीज़ें इधर हो रही थी, कुछ न कुछ इसके जो इम्पैक्ट्स थे वो इनकी फैमिली पे भी पड़ने लग गए मुंबई थे, में। मुंबई में। हुआ क्या कि जो इनका जो बड़ा बेटा था और उसकी जो बेटी थी, वो 6-7 साल की रही होगी लगभग। इसकी बेटी की ना धीरे-धीरे तबीयत खराब होती चली गई। तब इसकी बेटी, जो सादक बताए थे ना, उन्होंने मेरे को बाकायदा फ़ोटो दिखाए थे। तो वो लड़की के ना हाथ-पैरों पे ना वो इतना ज़ोर से काटती थी, उसके बाकायदा मेरे को उन्होंने फ़ोटो शेयर करे थे। अपने आप को बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसने काटना शुरू कर दिया, उसकी पूरी बॉडी पे उसके काटने के निशान थे। अच्छा, वो खुद ही काटती खुद थी। ही काटती थी और बहुत एग्रेसिव तरीके से काटती थी अपने आप को। तो शुरू में तो किसी को समझ नहीं आता था, शुरू में ये डॉक्टर्स को दिखाते थे, क्योंकि वो शहर के डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि हो सकता है बच्चे को आप ज़्यादा स्क्रीन दे रहे हो या बच्चे को आप ज़्यादा शुगर दे रहे हो। ये चीज़ें हो सकती है जो बच्चे को अंदर से स्पाइक करती हैं और बच्चा ओवर ये सब चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे-ऐसे करा, 2-3 महीने बच्ची को उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स पे रखा, दवाई देना, थोड़ा ज़्यादा सुलाना, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। एक चीज़ और बताई थी साधक ने ये कि जैसे ही वो बच्ची रात को उठती थी ना, तो वो अपने बालों को नोचती थी और मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी। वो फ़ोटो में ऐसा है कि उस बच्ची के सर पे किसी-किसी जगह पे बाल नहीं है। वो अपने बालों को नोचती थी, पूरा जड़ से खींच लेती थी। इतना तेज। हाँ, इतना तेज़। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी बाद में। तो उसके सर पे ना बहुत सारी जगह पे बाल नहीं थे, वो अपने आप को खींचती थी। एक चीज़ उसके साथ और शुरू हो गई थी, घर में जितने कीड़े-मकोड़े थे, जैसे अगर उसे कहीं कॉकरोच दिख गया या उसे कहीं चूहा दिख गया, तो वो उनको पकड़ लेती थी और मतलब खाने की कोशिश करती थी। अब ये सब जब चीज़ें हो रही थी, तब उसके दादा-दादी कहीं न कहीं ये चीज़ समझ रहे थे कि ये वाली चीज़ें भी नॉर्मल नहीं है। इसके साथ ही साथ उसके पापा की भी धीरे-धीरे करके तबीयत खराब होती गई। अब वहाँ पे जितने भी जो शादी-ब्याह, अब क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग आते नहीं थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ इनके साथ चीज़ें होती जा रही हैं। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ टाइम के लिए तो बुकिंग्स बंद कर दिया था कि आप एक काम करो, अभी कुछ मत करो। लेकिन एक फैमिली और थी, उसने इनसे हाथ-पैर जोड़े थे कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो आप अपनी जगह दे दो हमें। तो इन्होंने वहाँ पे शादी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी।
वहाँ उनके साथ हुआ कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि पूरी शादी के ना हमें आस-पास में जहाँ हमने टेंट लगाया था, वहाँ एक बच्चा रोता हुआ घूम रहा था। एक बच्चा दिखाई देता था और ये चीज़ इन्होंने साधक को भी बताई थी और ये चीज़ जितने भी गाँव में जितने भी फंक्शंस लोगों ने करे हैं, ये चीज़ वो इसके दादा-दादी को कॉल करके भी बताते थे कि हमें इस लोकेशन में ना जहाँ पे भी होता है बच्चा दिखता है। और एक चीज़ उन्होंने और बताई थी कि जो लोग सर्वाइव कर गए, जो लोग बच गए, उन्होंने ये बताया कि जैसे एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी के आगे आ गया था और उसने ये बोला था कि अगर ये बच्चा मुझे धक्का नहीं देता, तो मैं नहीं गिरता। अच्छा। तो उनको कोई बच्चा दिखता था। ये चीज़ इन्होंने बताई। अब वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं इनकी अपनी ही फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई थी। अब धीरे-धीरे करके इन्होंने देखा कि इनको ना फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि कहीं न कहीं एक इनकम सोर्स जो इनका था हवेली वाला, वो इनका बंद हो गया था और शहर में इतनी ज़्यादा कमाई नहीं थी। एक लिमिटेड ही जो ये जॉब करते थे इनके बेटे-वेटे, एक लिमिटेड सैलरी थी। अब इसके पापा की जो थी ना तबीयत खराब में होता क्या था, इसके पापा को ना अचानक से साँस चढ़ जाती थी। साँस चढ़ जाती थी। एक बार इन्होंने इंसिडेंट बताया था, एक वीडियो भी था, सादिक ने मेरे को दिखाया था कि इसके पापा को ना उसकी वाइफ़ बना रही थी वीडियो। उसके पापा ना बैठे-बैठे बहुत तेज़ उसको साँस चढ़नी शुरू हो गई। अब इतनी ज़्यादा वो मतलब ऐसे हो गया था ना कि जितने भी फैमिली के लोग थे ना, उन्होंने हाथ-पैर मलने शुरू कर दिए, पीठ मलनी शुरू कर दी। बट उनको ना बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से वो एकदम ऐसा हो रहा था कि उनको साँस नहीं आ रही, बहुत रेस्टलेसनेस हो रही थी। तब ये उनको हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल में देखा था, चेकअप-वेकअप किया था। कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। चेकअप किया था, इनको कोरोना बताया कि हो सकता है कोरोना है, टेस्ट वगैरह किए बट सब कुछ नॉर्मल था। और वहाँ जाके भी इनको कोशिश करी थी बचाने की, वेंटिलेटर पे रहे थे ये 2 दिन, लेकिन ये उसके बाद गुज़र गए थे, ये नहीं बचे थे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको शुरू-शुरू में ऐसा होता था कि इनको साँस चढ़ती-उतरती रहती थी, साँस बहुत दिक्कत होती थी इनको। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि इनको साँस बहुत तेज़-तेज़ चढ़ने लग जाती थी। तो वहाँ से फिर इनको मतलब होता है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कि इनको साँस ही नहीं आती थी। तो साँस नहीं आएगी तो वो तो वैसे ही मर जाएगा, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती थी। थक-हार के फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने एडमिट करके 2 दिन इनको वेंटिलेटर पे भी रखा था बट ये चल बसे थे। अच्छा, मीनवाइल हवेली में कुछ लोगों के साथ हो रहा था वहाँ पर? उनको बच्चा दिख रहा था दोबारा? जिनके साथ जिन्होंने फंक्शंस किए हैं, उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। मतलब जिन-जिन के भी वहाँ पे फंक्शंस हो रखे हैं, उनका ये सेम चीज़ था कि उनको वहाँ पे कोई बच्चा दिखता था, ऐसा था। तो अब होता क्या था कि मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसकी जो बेटी थी, जो दादा-दादी के जो बड़े बेटे की जो बेटी थी, उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा खराब होते चले गए। अब वहाँ पे हवेली पे इनके जितने भी लोग थे, बुकिंग्स वगैरह बंद हो गई थी। अब वहाँ पे इनकी कोई बुकिंग नहीं होती थी, तो वहाँ से जो भी इनको थोड़ी बहुत अर्निंग आती थी, वो भी बंद हो गई थी। यहाँ पे इनका जो बेटा था, वो खत्म हो चुका था। तो अब यहाँ से इनको धीरे-धीरे करके ये चीज़ें समझ आने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और अब हमें इस पॉइंट पे दिखा लेना चाहिए, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा नुकसान हो। तो इन्होंने क्या किया, एक सोखा को बुलाया था। सोखा जैसे हमारे में भगत बोलते हैं, गाँव में किसी-किसी जगह पे सोखा बोला जाता है इस चीज़ को। तो इन्होंने एक सोखा को बुलाया, तो वो सोखा आए और सोखा ने जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया, देखा और अपना जो भी इन्होंने करा और कह के बोल के गए थे कि तुम्हारे घर के जो ऊत-पित्र हैं, वो नाराज़ है। तो जिसकी वज़ह से ये सब चीज़ें तुम्हें इफ़ेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है तुम पे किसी ने क्रिया करी है या कोई काला जादू की है, वो ऊत-पितरों की वज़ह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अमावस को पितरों का जो भी पिंडदान होता है वो करवाते हैं, अमावस की तिथि को ये इनके पितरों को पुजवाते हैं। और बोलते हैं कि अब तुम्हें ये मैंने तुम्हारा जो सॉल्यूशन है ये कर दिया है, अब तुम्हें आराम मिलेगा लेकिन अपने पितरों का टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें तुम करते रहना। ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। 1 महीना बीतता है लेकिन वो चीज़ें जो हो रही थी, वो होती रहती है। उल्टा अब कुछ चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। अब इनके घर में नॉर्मल जो घर में झगड़े होते हैं ना, वो सब चीज़ें भी होनी शुरू हो गई थी। जो 3 भाई आराम से रहते थे, अब उसमें से 1 तो खत्म हो गए थे और बाकी के 2 भाइयों ने फैसला करा था कि अब हम अलग हो जाएँगे, हम एक घर में नहीं रह सकते। तो ऐसा करके धीरे-धीरे करके इनका परिवार भी टूटता चला गया। इसके दादा-दादी कहीं न कहीं स्ट्रेस में थे और इसके दादा-दादी समझ रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है और ये जो सोखा आए थे, ये नहीं करवा पाए उस चीज़ को सही। ऐसे ही इन्होंने मुंबई में एक पंडित से भी बात करी थी। वो पंडित से जब ये पूछते हैं, वो पंडित भी इनको बताते हैं, कुछ रेमेडीज़ बताते हैं कि आपका ये खराब है, वो खराब है। इस तरीके से 4-5 ग्रह बता देते हैं खराब है आपके परिवार के। आप ये रेमेडीज़ करो, आपको सही हो जाएगा सब। बट उसके बाद भी ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये जो चीज़ें थी, कोई ग्रह वगैरह से खराब नहीं थी, इसका पीछे जो रीज़न था वो कुछ और ही था। उसके बाद में इन्हें किसी ने बताया था, जिन सोखा की मैं बात कर रही हूँ, जो भगत है, जो मेरे नोन में है, उसके बारे में
उनके बारे में इनको बताया था किसी ने कि आप एक बार इनसे बात करो। अब अच्छा। इनकी दिक्कत ये थी कि ये जाते नहीं थे, किसी जगह पे ट्रैवल नहीं करते थे। बहुत रेयर अगर कोई केस ऐसा है जाने वाला लग रहा है तो ये जाते थे, नहीं तो इनकी जगह पे इनके शिष्य जाते थे। तो इनको जब बात की गई, इनसे बात की गई, इनके पास ना काली माँ की सिद्धियाँ हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुछ भगत से थोड़ा ऊपर लेवल पे इनकी जो सिद्धियाँ हैं वो है, काम करती हैं। तो ये जब उनके घर गए थे, घर में पूछा, तो बताया कि जो दादा-दादी थे उनको बैठाया और पूरे परिवार को बोला कि आप एक बार पूरे परिवार को मेरे से मिलवा दो, मैं जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। तब बताया कि हमारा हवेली में ऐसा-ऐसा बहुत बड़ा पहले हमारी हवेली में रहते थे हम, काम-वाम था। उसके बाद शहर शिफ्ट हो गए, हमने हवेली को दे दिया शादी-ब्याह के लिए, बट वहाँ पे ऐसे-ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हमारा लड़का इसी चीज़ में खत्म हो गया और जो मेरी पोती है वो अभी तक भी परेशान है। अभी तक भी वो सही नहीं हुई है। डॉक्टर्स को दिखा लिया, 1-2 सोखा को दिखा लिया, पंडितों को दिखा लिया, वो नहीं सही हो रही। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास काली माँ की सिद्धि है, तो वो माँ से पूछ के कि माँ मदद करो और मुझे गाइड करो कि क्या-क्या चीज़ें हैं। तब वो कहीं न कहीं से उनको ये चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते हैं और वो बताते हैं कि जो आपकी ये चीज़ है, वो यहाँ से नहीं जुड़ी है। इसका जो स्रोत है, ये जो चीज़ आपके साथ जुड़ी गई है, उसका जो मेन जो पॉइंट है, जो जड़ है, वो ये नहीं है, वो कोई और की है। तब वो बताते हैं कि हम हवेली में रहा करते थे, जो भी उन्होंने बताया था। तब वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपके साथ वो हवेली जाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ वहाँ से आपके पास बंध के आई हो। 1-2 दिन लगाते हैं और ये सोखा जो भगत हैं, इनके साथ और ये पूरी फैमिली वहाँ हवेली में जाते हैं। अब हवेली जाते हैं और जो हवेली जिस क्षण ये हवेली में एंटर करते हैं, जो इनकी जो सिद्धि है, जो काली माँ है, वो इनको सब सैन्य रूप से बता देती है कि इनके साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं और इनके साथ ऐसा-ऐसा हो क्यों रहा है। तब वो क्या करते हैं, अब ये सोखा जो होते हैं भगत, ये सब समझ चुके हैं कि इनके साथ ऐसा-ऐसा क्यों हुआ है। तो मेरी जब बात हुई थी तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने भी ये जानना था कि क्यों हुआ, तब उन्होंने मेरे को बताया था कि इन्होंने ना कुछ ऐसी गलती कर दी थी, कुछ ऐसी चीज़ करती थी जो नॉर्मली लोगों को नहीं करनी चाहिए, जो जिससे कि उनके साथ ये चीज़ें हुई थी। इन्होंने दादी-दादा को बिठाया, इन्होंने दादी-दादा से पूछा कि आप एक बात बताओ, अगर कोई मर जाता है, तो हम उसकी डेड बॉडी का क्या करते हैं? इन्होंने बोला कि श्राद्ध करेंगे, पिंड दान करेंगे और वही जलाएँगे जो हम नॉर्मली करते हैं। कहते हैं, "ठीक है, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों गलती कर दी?" ये चीज़ सुनने के बाद उनकी जो वाइफ़ होती है, जो बड़े लड़के की बीवी होती है, वो खड़े होके रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि ये जो सोखा है, जो भगत है, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। रो रही होती है बहुत ज़ोर से। वो भगत जो होते हैं, वो दादा-दादी की तरफ देखते हैं और वो दादा-दादी ने उस टाइम पे एकदम दोनों ऐसे हाथ जोड़ के उनके पास, उनके चरणों में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि उनसे क्या गलती हुई थी। अब इन्होंने बताया था कि इनसे हुआ क्या था कि इनका जो बेटा था और जो इनकी जो वाइफ़ थी, बड़ी बहू थी, ये प्रेग्नेंट थी। तो ये कुछ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट रही होगी। इनका जो बच्चा था ना, वो खराब हो गया था। डॉक्टर ने बोला था आपको बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का पहला चिराग था, बड़े बेटे का पहला बच्चा था। लड़का-लड़की वो मैटर नहीं करता, पहला बच्चा था। तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक काम करो, वो डेड बॉडी ना हमें दे दो, हम उसे घर लेके जाएँगे और अंतिम संस्कार हम अपने तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे वंश का पहला बच्चा था ये। डॉक्टर्स ने ठीक है रिक्वेस्ट करने पे वो डेड बॉडी जो थी बच्चे की, 7 महीने का बच्चा था, वो इनको दे दी थी। इन्होंने क्या किया था, बोल के तो आए थे बट इसका बच्चे का कुछ किया नहीं था, लाड-प्यार करके वही डेड बॉडी को करके हवेली के साइड में ही ना इनके छोटा-सा खेत था, खाली रहता था, वहाँ पे इन्होंने दफना दिया था, बिल्कुल हवेली के बगल में। और दफनाने की वजह ये थी कि ये चाहते थे कि, क्योंकि कहीं न कहीं जब वो प्रेग्नेंट की थी ना, न्यूज़ आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, परिवार का प्रेम उस बच्चे से तभी बंध गया था। तो इन्होंने क्या करा था, उस मोह के चक्कर से हवेली के एकदम साइड में उस बच्चे को दफना दिया था। अब हुआ क्या, कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकी थी, चीज़ यहाँ से भी नहीं हुई थी, ये चीज़ें वो बच्चा नहीं कर रहा था। इन्हें लगा था कि वो गलती की वजह से ये जो बच्चे के साथ इन्होंने करा है, ये बच्चा करवा रहा था। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, आत्मा की भी उम्र बढ़ती है। उस आत्मा को कोई श्राद्ध नहीं किया गया था, कोई क्रियाक्रम नहीं किया गया था, तो वो अभी उसी योनि में थी। उसकी भी उम्र बढ़ रही थी। हुआ क्या, तब इन्होंने बताया था कि इसकी जो दादी थी, उनकी जो जेठानी थी, इनका बहुत साल पुराना एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट था उस हवेली को लेके। जिसके बाद हवेली इन्हीं के हिस्से में आई थी। जिसकी वजह से वो जो जेठानी थी, वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ के उन्होंने ये बोला था कि मैं तुम्हारा पूरा का पूरा वंश खत्म कर दूँगी। और वो तंत्र विद्या करती थी और श्मशान क्रियाएँ करवाया करती थी। और गाँव में ये बात सबको पता थी। वो क्या करती थी, घर के थोड़ा दूर, हवेली से थोड़ा दूर इनके वहाँ पे एक झील थी। घर से वो साधक बताते हैं कि आस-पास के लोग भी ये बताते हैं
बिल्कुल सच्ची बात है कि वो औरत रात को नग्न अवस्था में घर से, हवेली से उस नदी के पास जाती थी और वहाँ बैठकर क्रियाएँ करा करती थी। और और ये चीज़ सबको पता थी उस गाँव में, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं करते थे और वो औरत कहाँ रहती थी किसी को नहीं पता था क्योंकि वो गाँव छोड़ चुकी थी। गाँव वालों ने मना कर दिया था कि आप नहीं रह सकते और इसी वजह से उनके खुद के परिवार वालों ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। उस औरत ने इसकी बहू का जो बच्चा है, वो खराब करवाया था। साधना करवाई थी कि इसकी जो बेटी का वंश है वो आगे ना बढ़े और उसी ने इसके लड़के को मरवाया था। और उसने क्या करवाया था, रात में जब इसको खबर पता चली कि इन्होंने बच्चा गाड़ दिया है, कुछ दिन के बाद इसने वो डेड बॉडी को निकाली थी और कुछ क्रियाएँ करवाई थी, काली क्रियाएँ करवाई थी, जिसकी मदद से वो बच्चे की आत्मा के साथ इसने 2 प्रेत की आत्मा जोड़ दी थी। तो करता ये बच्चा था लेकिन वो 2 प्रेत करवा रहे थे इससे। अच्छा। ऐसा था। तो वो जो लोग बताते थे कि बच्चा दिखता है, तो वो इस बच्चे की आत्मा थी। बाद में तो जो सोखा थे उन्होंने उस बच्चे को शांति वगैरह सब चीज़ दिलवाई थी, उसका पिंडदान करवाया था बाकायदा कि बच्चे को मुक्ति मिल जाए, प्रेत वगैरह को तो वो बाद में देख लेंगे। तो बच्चे की सबसे पहले मुक्ति के लिए पूजा-वूजा करी गई। पूरा हवेली को चारों तरफ से कीला गया इन अ सेंस कि कोई भी ऐसी भूत प्रेत कोई भी ऐसी बाधा है तो इनको इफ़ेक्ट ना करे। और यही वजह थी कि कहीं न कहीं वो चीज़ इनके साथ हार्म कर रही थी, इनका फाइनेंशियली बहुत लॉस होना, इनका परिवार अलग हो जाना, ये सब चीज़ें ऐसी-ऐसी हुई। ये सब चीज़ें इनके साथ होनी शुरू हो और गई। हवेली के अंदर कुछ दबा रखा था उन्होंने, ऐसा कुछ हवेली के मिला अंदर उनको? कुछ नहीं कुछ था, भी नहीं? हवेली के साइड में इन्होंने जो डेड बॉडी दबा रखी थी ना बच्चे की मुँह में आके, वो डेड बॉडी का उसने यूज़ कर लिया था। आपने कभी सुना होगा कि जैसे हमारी फैमिलीज़ में भी आपने सुना होगा कि जब कोई डेड बॉडी होती है और मर जाती है और जब हम उनको जला के आते हैं, तो कोशिश करते हैं आजकल तो शमशान वाले भी ऐसा करते हैं कि पूरी डेड बॉडी को दिखा देते हैं कि पूरी जल गई थी और कपाल क्रिया भी की जाती है कि सर पे एक लाठी मारी जाती है ना? और बाकायदा जब फूल चुगने जाते हैं ना, फूल चुगने का मतलब जब हड्डियों अस्थियाँ लेने जाते हैं तो एक आत्माराम होता है, हमारे अंदर होता है बॉडी के। वो आत्माराम भी बाकायदा दिखाया जाता है कि ये आत्माराम है क्योंकि क्रिया के लिए या तो आपके पास बॉडी होनी चाहिए या आपके पास आत्मा होना चाहिए और या फिर आपके पास वो मुंड होना चाहिए, जो सर होना चाहिए। और 7 महीने का बच्चा था और 7 महीने का बच्चा पूरा बन चुका था, जिसके उसके हेड को यूज़ करके उसने ये सारी तंत्र क्रियाएँ की थी। तो एक तरीके से वो शमशान क्रिया, तंत्र क्रिया ये सारी चीज़ों में बहुत सालों से थी। तो वहाँ से वो गलती हो गई थी, अगर ये उस बच्चे को अच्छे से विसर्जित कर देते या इसका कुछ भी कर देते, जलवा देते या डॉक्टर पे ही छोड़ देते, तो भी ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। तो फिर उन्होंने सॉल्यूशन कैसे करा? उन्होंने ये करा कि बच्चे की आत्मा को उन्होंने शांति मुक्ति दिलवा दी। बाद में जो 2 छोड़ रखे थे, प्रेत बंधन कर दिए क्योंकि काली माँ के साधक है, तो वो सब चीज़ें करना इनके लिए बाएँ हाथ का खेल था। और पूरे हवेली को इन्होंने कील दिया था, कोनों-कोनों में कील कर दिया था और अपने कुछ मंत्र से वहाँ पे 1-2 जगह पे धागे बाँध दिए थे काली माँ के मंत्र करके कि अब आपकी जो हवेली है वो प्रोटेक्शन में है, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई बाहर की जो कोई भी अला-बला आएगी, वो चीज़ नहीं करनी थी। और एक चीज़ और थी जो पितृ जो इनका पहले जो इन्होंने पंडित को बुलाया था और सूखा को बुलाया था, उन्होंने इनको कुछ पितरों की रेमेडी भी बताई थी। तो जिससे अब ये हुआ था कि इन्होंने अपने धीरे-धीरे करके पितृ भी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, जो इनके पूर्वज थे। तो अब इनसे ये केस कि अगर फ्यूचर में इनके पास कुछ चीज़ आती, तो इनके पितृ इनके लिए आगे खड़े रहेंगे। तो ये चीज़ अभी भी है, मैंने उनसे पूछा भी था, जो सोखा थे उन्होंने बताया था जो भगत है, उन्होंने मेरे को फ़ोटो वीडियोज़ दिखाए थे तो मेरे को भी पहले तो बिलीव नहीं हुआ था क्योंकि आज के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती। बट उन्होंने मेरे को दिखाया था कि लड़की के पूरे हाथ पे ना बड़े-बड़े दाँतों के निशान थे, बाल नोचे हुए थे और सबसे शॉकिंग ये था कि वो कीड़े-मकोड़े पकड़ के खाना शुरू कर देना मतलब कहीं न कहीं उसके सेंसेस पूरे-पूरे खराब होते चले गए थे लड़की के। अब ठीक है, बट ये चीज़ें काफ़ी उनको इफ़ेक्ट करी थी। और तंत्र हट चुका है पूरी तरीके तंत्र से हट अभी चुका है। का? एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गई कि वो जो लड़की जब उसके बाल खींचती थी ना, वो अपने घरवालों को एक चीज़ बताती थी, "ये मुझे मार रहा है।" वो इस तरीके से बोलती थी और मारता कौन था? वो बच्चे की आत्मा ही होती थी जो इसे परेशान करती थी। इसके बाल-वाल नोचना, खींचना और इसको इतना ज़्यादा तंग करती थी ना, जैसे बहुत कस के पकड़ती थी। इसको ऐसे लगता था कि मेरे को किसी ने बहुत कस के पकड़ा है। छोटी थी, छुड़ा नहीं पाती थी, इसीलिए काटती थी खुद को। अच्छा, ओके। ऐसा होता था। तो इसीलिए वो अपने आप को काटती थी, हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, वो आत्मा बच्चे की आत्मा इसको पकड़ती थी। तो जब अपने आप को नहीं छुड़ा पाती थी, ज़ोर-ज़ोर से काटती थी कि मुझे छुड़ा तो दे कम से कम। और उनका क्या हुआ जो लेडी तंत्र करती थी? वो तो ख़ैर गाँव में नहीं रहती, वो कहाँ है नहीं पता किसी को। सिर्फ़ अपने परिवार से बदला लेने के लिए आई थी वो। गाँव वालों ने उनको उसको निकाल दिया था। गाँव वालों को पता थी ये चीज़ करती है, तो गाँव वालों ने उसको निकाल दिया था। यही वजह थी कि इनका प्रॉपर्टी का भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था,
इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। हस्बैंड उनके मर चुके थे, जो इनके जेठ थे, दादी के जो जेठ थे वो मर चुके थे। तो ये क्रिया-व्रिया करती थी तो मना कर दिया था कि नहीं रख सकते, फैमिली पे ये सब चीज़ें आएँगी। तो ऐसा हुआ था उनके साथ। ओके, इंटरेस्टिंग है यार। ये पहली बार सुना है कि वो भी खा रहे हैं, कॉकरोच उठा के खाने की कोशिश कर रहे हैं, चूहे खा रहे हैं यार, हद हो गई। ये सेंसेस में ऐसा होता है कि अगर आपने देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में अगर आपने सुना होगा ना, तो वहाँ पे भी कहते हैं ये 1-2 चीज़ें मेरे साथ मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है, मैं जाती रहती हूँ मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे भी ना प्रसाद वगैरह पड़ा होता है, तो चूहे वगैरह बहुत सारे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये चूहे वाला जो इंसिडेंट है ना, ये मैंने भी देखा था, वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जैसे ही आप कदम रखते हो ना बालाजी की जो बाउंड्री में आप कदम रखते हो, आपके अंदर कोई भी प्रेत वगैरह है ना, आप झटपटाने लग जाओगे। वो प्रेत एक्टिव हो जाता है, उसे समझ आ जाता है कि मैं एक ऐसी शक्ति के पास आ गया हूँ, जो मुझे शायद नहीं छोड़ेगी। तब एक औरत का देखा था मैंने, वो बाल-वाल खोल के ना ऐसे-वैसे करना, अपना सर-वर मार रही थी वहाँ पे, और चूहा वगैरह, मतलब वो जो अंदर प्रेत वगैरह होता है ना, वो आपको क्रेविंग देता है कोई भी मांस वाली चीज़ खाने की। उसको भूख लगती है, तो उसको वो तो ऐसा नहीं है कि वो चिकन, मटन जो भी उसको चीज़ दिखेगी ना, वो कोई भी नॉन-वेज चीज़, मांस वाली चीज़ खाएगा। वो उसी पे ज़िंदा रहेगा, और अगर वो नहीं खा रहा, अगर हम में से किसी के अंदर प्रेत छोड़ा हुआ है, तो अंदर ही अंदर वो हमें खाएगा। हमें बीमार करेगा, हमारा खून खाएगा, हमारी त्वचा खाएगा, ये सब चीज़ें करता है। वो उस तरीके से सर्वाइव करते हैं। वेट लॉस भी होता है लोगों का। वेट लॉस भी होता है। खाना खा रहे हैं, लोग कितनी बार आपने देखा होगा 50 का आदमी 30 पे आ गया, खाना खा रहे हैं, खाना छोड़ देना। तो वो इंसान को खाना शुरू करते हैं। उनका जो सोर्स ऑफ जीने का जो तरीका है आत्मा का, वो ये है कि अगर तो वो या तो नॉन-वेज वाली चीज़ों पे ज़िंदा रहेगा, या वो जिस पे है उसी को खाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कहाँ की है? नेक्स्ट स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी इन भगत की ही इन्हीं के पास एक केस आया था। ये केस में ऐसा था कि इस केस में ना मारण क्रिया की गई थी। अच्छा। मारण क्रिया का मतलब है किसी को मरवाने के लिए क्रिया की जाती है, और ये भी कोई हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए भी आपको बहुत ऊपर लेवल की सिद्धि चाहिए। बहुत रेयर आपको तांत्रिक मिलेंगे। अघोरी वगैरह वैसे एक तरीके से ये शमशान क्रिया, अघोरी क्रिया में आती है। ठीक है? इसे कोई पंडित वगैरह नहीं करता। बहुत रेयर होता है ये चीज़ कराई जाती है। था क्या कि एक फैमिली थी, उसके मम्मी-पापा थे, हस्बैंड-वाइफ थे, एक उनका बेटा था। अब धीरे-धीरे करके क्या हुआ था, इसके जो पापा थे ना, जो आदमी था जिसके ऊपर मारण क्रिया करवाई गई थी, उसकी ना धीरे-धीरे करके तबीयत खराब होती थी। तबीयत खराब में क्या होता था, उसको बुखार चढ़ता था, उसकी बॉडी नीली पड़ती थी। बहुत बेसिक चीज़ थी। घर वालों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, दवाइयों पे उनको चलवाया। उसके साथ धीरे-धीरे करके इनके साथ ये सब चीज़ें होने लग गई कि इनका जो बिज़नेस था, इनके दिमाग को ना इतना इफ़ेक्ट कर दिया था कि इन्होंने अपना बिज़नेस भी छोड़ दिया था। बिज़नेस इनका क्लोथिंग का काम था। 2-3 इनकी शॉप्स थी, ठीक है? तो गुड़गाँव के आस-पास का ये केस है, और जिनकी मैं आपको बात बता रही हूँ साधक ना, इनका भी जो धाम है वहीं के आस-पास का है। तो उनके आस-पास का ही था, तो ये जब नियर बाय गए थे तब इन्होंने बताई थी ये चीज़ मेरे को। तो हुआ क्या था कि इनके 3 शॉप्स थे, और इतनी ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी कि इनको अपनी दुकानें भी बेचनी पड़ गई थी सर्वाइव करने के लिए। अब होता क्या है कि इसके पापा ना रात में ना सोते-सोते ना गालियाँ देते थे। किसी आदमी को ही गालियाँ देते थे, और ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ देते थे कि ये मुझे मार देगा, या ऐसे-ऐसे करके बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। अब इसकी मम्मी को लगा कि हो सकता है, क्योंकि उनको ड्रिंकिंग की हैबिट थी। इसकी मम्मी को लगा कि हो सकता है ड्रिंक ज़्यादा कर ली, इस वज़ह से गाली देते। तो फैमिली मेंबर्स जो थे वो इग्नोर करते थे, और जो इनका लड़का था वो भी इग्नोर करता था। अब ये चीज़ दिन में भी शुरू हो गई थी। टीवी देख रहे हैं, अचानक से टीवी देखते-देखते इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, खड़े होते थे और ज़ोर-ज़ोर से गालियाँ देनी शुरू कर देते। अब ये गाली देते किसे थे वो नहीं पता किसी को, बट ये गालियाँ देते थे। आस-पड़ोस के लोग भी कितनी बार इकट्ठे हो जाते थे और यही बोलते थे कि आप अपने घर में से, आपके बहुत गाली आ रही है, कंट्रोल करो। तो इसकी मम्मी भी पूछती थी कि क्या हुआ आपको? कैसे-कैसे आप, मतलब इस तरीके से क्या दिक्कत है? कुछ है तो बताओ, ये वो। लेकिन इसके पापा कुछ नहीं बताते थे। हाँ। अब इनके, मैंने आपको जो बताया कि जो कंडीशन खराब हुई थी ना, इनको कहीं न कहीं से डिप्रेशन भी था। इनको लगता था कि हो सकता है कि डिप्रेशन की वज़ह से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बिक गई थी। अब हुआ क्या कि इसके पापा थे ना, जो इन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। होता क्या था कि ये ना खड़े होके ये बोलते थे अपने फैमिली वालों को, अपनी बीवी को और अपने लड़के को, कि वो मुझे मार देगा। किसी के बारे में ये बताते थे। अब घर वाले सोचते थे कि यार किसके बारे में बता रहे हैं, क्या हुआ है? लेकिन अब जैसे-जैसे इनकी बीवी ने इनका पैटर्न नोट करना शुरू किया ना, कि अभी खाना भी नहीं खा रहे हैं, अभी ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसकी बीवी को थोड़ा अजीब लगना शुरू हुआ।
तो सोखा ने बताया था, जो भगत है उन्होंने बताया था कि इन्होंने ना जो इनके मंदिर वगैरह जहाँ पे डेली पूजा करते थे, सही होने से पहले ये डेली हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। इन्होंने क्या किया था, वो मंदिर भी उठा के फेंक दिया था। तो घर में जो मंदिर था इन्होंने वो भी फेंक दिया था। तो अब इसकी मम्मी को ना थोड़ी बहुत चीज़ें अजीब लगती थी कि इसके पापा का रवैया धीरे-धीरे करके नहीं, एकदम से ये ऐसा चेंज कैसे होने लगा। और ये सब चीज़ें इन बिटवीन 5-6 महीने में हुई थी। तबीयत खराब होना, दुकान बिक जाना और इस तरीके से। तो अब हुआ क्या कि इसके जो बेटा था, वो बोलता था, "पापा मैं चलो आपको डॉक्टर पे लेके चलता हूँ अगर आपकी तबीयत खराब है।" ऐसा-वैसा करके। तो मना करते रहते हैं। कहते नहीं तुम कुछ भी करा लो, ये मेरे को लेके जाएगा, अच्छा। लेके जाएगा। अब होता क्या है कि अगर मारण क्रिया कराई जाएगी ना, वो आपको इफ़ेक्ट कैसे करेगी, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगी। या कोई भी ऐसी चीज़ करवा देगी जिससे कि ना आप खुद ही परेशान होके अंदर ही अंदर मरने शुरू हो जाओ। वो आपको कुछ ऐसे साइन्स नहीं दिखाएगी कि आपके मतलब कुछ कानों से खून आ रहा है या उल्टियाँ हो रही है खून की, इस तरीके के साइन्स नहीं होते। वो ये होता है आपको फाइनेंशियल ट्रबल देगी। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू है उसको इतना बढ़ा देगी कि डॉक्टर भी उसको सही नहीं कर पा रहा। आपको फाइनेंशियली भी तोड़ देगी, आपको इमोशनली भी तोड़ देगी और दिमाग से इंसान टूट जाएगा, तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे-ऐसे होती गई। तो इनका बेटा भी बोलता था मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। तो डॉक्टर फिर ये पापा यही बोलते थे कि तुम कितना भी कर लो, वो मेरे को लेके जाएगा। तो ये इस तरीके से अपने आप को रोकते थे। अब हुआ क्या, एक दिन की बात है, रात का टाइम था, लाइक 2 ढाई बजे की बात है। इसके पापा ने क्या किया, जैसे ही ये लड़के को ना आवाज़ आई कि इसके पापा उठे हैं। तो इसके पापा को देखता है कि वो बाथरूम के बाहर बैठे होते हैं और ना डरे चुप करके बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं। अब इसने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा होता। अभी अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा से पूछता है कि क्या बात हो गई पापा, क्यों रो रहे हो? इसको भी थोड़ा अजीब लगता है और ये मम्मी को उठाता है। तब वो ये बोलते हैं कि मेरे को वो दिखता है। अब कौन दिखता है, क्या दिखता है वो नहीं बताते थे। इनको खुद को भी नहीं पता था शायद। वो ये बोलते थे बार-बार ये मेरे को दिखता है या ये मेरे को ले जाएगा या मेरे को मार देगा, ऐसा करता है। तो इसकी मम्मी ने कितनी बार कोशिश करी कि पंडित को दिखा दूँ, किसी को ऐसे दिखा दूँ, बट ये किसी के पास नहीं जाते थे। तो हुआ क्या, उसके 1-2 महीने के बाद इसके पापा की डेथ हो जाती है। इसके पापा एक्सपायर हो जाते हैं। अब जब ये एक्सपायर हो जाते हैं इसके पापा, क्योंकि इकलौता लड़का होता है तो शमशान वगैरह जाता है, जो भी इनकी क्रियाएँ वगैरह होती हैं, जलाना, बॉडी को अग्नि देना, वो सब कर देता है और कहते हैं 14 दिन तक आत्मा घर में घूमती है। तो इसको ना ऐसे फ़ील होता था कि इसके पापा इससे बात करना चाह रहे हैं। उनकी डेथ का रीज़न बताया था कि कैसे मरते हैं वो? उसकी डेथ का रीज़न ये था उसके पापा की कि वो पड़े-पड़े ही उनको, घरवालों को ये लगा कि उनको हार्ट अटैक आया है, एक ओके। तरीके से, क्योंकि वो पड़े-पड़े ही चले गए थे। हाँ, सुबह 6-7 बजे का टाइम था, उनकी वाइफ़ ने बताया था कि इन्होंने मेरे से चाय माँगी थी। मैं चाय बना के लाई थी, इतनी देर में मैंने देखा कि ये सोए हुए हैं और ये उठे नहीं। उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को बताया था कि पापा तुम्हारे नहीं उठे। तो ये फिर इन्होंने जब चेक किया तो इसके पापा चले गए थे। तो इनको तो ये लगा कि हो सकता है अटैक वगैरह आया हो और ऐसे ही चले गए वो। तब फिर क्या हुआ, जब इन्होंने कहते 14 दिन के लिए आत्मा रहती है घर पे, घूमती है और जो अग्नि देता है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इन्होंने क्या करा, इसका जो लड़का था ये अपनी मम्मी को बताता था, "मम्मी मेरे को ना पापा दिखते हैं और मेरे से कुछ बताना चाह रहे हैं। मेरे सपने में आते हैं, पापा ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं।" इसकी मम्मी को ये लगा कि जब तक कहते हैं पिंडदान वगैरह ना हो जाए तब तक आत्मा ना मुक्त नहीं होती। इसकी मम्मी ने ये बोला कि बेटा अभी हम जाएँगे 14-15 दिन के बाद हरिद्वार जाएँगे। अस्थि विसर्जन वगैरह जब एक बार डन हो जाएगा, तब आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। उसके बाद आपके पापा जा चुके होंगे। बट उसके बाद भी ना इसको ये सब चीज़ें होने लगी। जब सब कुछ हो गया, 1-2 महीने के बाद इसके पापा इसके सपने में आते थे और इसके पापा इसके सपने में आके ये बोलते थे कि वो मेरे को ले गया, मैं तुम्हें पहले बोलता था, वो मेरे को लेके चला गया। ऐसा-ऐसा होता था। अब ये अपने पापा को अपने उसको बताता था, मम्मी को बताता था कि मम्मी पापा आते हैं सपने में और ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले भी बोलता था, ये मेरे को लेके चला गया। तब वो एक सोखा से बात करती हैं, वो भगत से बात करती है जिनका आपको मैंने बताया। तो उनको बुलाती है घर पे और ये बोलती है कि मैं अपने पति को तो नहीं बचा पाई, मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ था। तब वो चेक करते हैं अपनी हर चीज़ जो भी वो देखते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि तुम्हारे पति पे मारण क्रिया हुई थी। मारण क्रिया का मतलब कि किसी ने इनको मरवाने के लिए क्रिया करवाई थी। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि जो तुम्हारा फैमिली है, अच्छी हेल्दी-वेल्दी फैमिली है, वो शायद जलन के मारे करवाई थी, लेकिन मारने के लिए करवाई थी और वो क्रिया सिद्ध हो चुकी है अब। तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तो वो जा चुके हैं, या तो उन्होंने ये बताया कैसे कराई? कैसे हो पाई? कैसे हो पाई उन्होंने नहीं बताया। ये एक्चुअली कुछ जो सोखा होते हैं, तांत्रिक या ये सब चीज़ें होती है ना, कुछ लोग वचनबद्ध होते हैं। अच्छा। कुछ साधकों में ऐसा होता है कि वचनबद्ध होते हैं, वो नाम नहीं बता सकते।
तो वो नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा था लेकिन ये चीज़ तुम्हें खुद वो बताएँगे आके। तुम उनसे हाथ जोड़ के ये चीज़ पूछना, जब भी तुम्हारे बेटे को सपने में देखे अपने बेटे को बोलना हाथ जोड़ के ये चीज़ उनसे पूछेगा, तुम्हें पता चल जाएगी। ऐसे ही होता है, 1-2 दिन के बाद उसके पापा सपने में फिर आते हैं, व्हाइट कुर्ता-पजामा पहन के आते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो मुझे ले गया। तब वो लड़का वही सपने में इनसे बात कर रहा है कि कौन लेके चला गया, आपने तब भी नहीं बताया जब आप ज़िंदा थे। बहुत ज़्यादा रो रहा होता है वो सपने में और मतलब ऐसा लगता है उसको कि रियल में ही बात हो रही है बट सपने में वो अपने पापा से बात कर रहा है और पूछता है कि पापा कौन है? किससे बोल रहे हो आप? कौन लेके चला गया? तब वो अपने पीछे से ऐसे हाथ निकालते हैं और एक आदमी निकलता है जो कि सफ़ेद कुर्ते-पजामे में ही होता है। वो होते हैं इसकी बुआ के हस्बैंड, इसके फूफा जी। ओके। तो सेम जैसे सफ़ेद कपड़े पहन रखे होते हैं इसने, इसके पापा ने, सफ़ेद कपड़ों में वो भी होते हैं और उनको देखता है और उसके बाद इसके पापा गायब हो जाते हैं। अब ये बताता है अपने पापा को कि ऐसा-ऐसा करके अपनी मम्मी को मम्मी को। बताता है कि ऐसा-ऐसा करके मम्मी मैंने पूछा और मेरे को फूफा जी दिखे। उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती, सीधा उन भगत को फ़ोन करती है और उनको बताती है कि गुरुजी ऐसा-ऐसा करके ये सब चीज़ें हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं, वक़्त लो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। वो कुछ नहीं बताते क्योंकि वो वचनबद्ध होते हैं, वो नहीं बता सकते। तो वो बोलते हैं कि आप वक़्त लो, आपको अपने आप दिख जाएगा क्योंकि मेरा तो वैसे भी इस केस में काम है नहीं। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि किसी और फैमिली मेंबर पे खतरा नहीं है, मतलब वो नहीं। सिर्फ उनके ऊपर ही था? हाँ, उनके ऊपर ही था। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला, इस चीज़ के लिए भी कुछ नहीं बोला और उन्होंने ये बोला कि अब क्योंकि मारण क्रिया सिद्ध हो गई है, आपके हस्बैंड जा चुके हैं, तो मेरा कोई इसमें काम नहीं है और मैं खुद से थोड़ी ना आऊँगा कि किसी और पे तंत्र करवाऊँ और ना ही किसी और पे करवाना चाहते थे, साफ सीधी-सी बात। तो जब ये बताते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि 1 से डेढ़ महीने के अंदर ना, जो आदमी जो इसको फूफा जी इसके पापा के साथ दिखे थे, वो भी अजीब तरीके से इसी अटैक के तरीके से एक्सपायर हो जाते हैं, इसके अच्छा। पापा। बाद में जब वो पता चलता है कि इसके पापा एक्सपायर हो गए, वो अपने भगत को बताती है, तब वो भगत बताते हैं कि अब ये चीज़ क्योंकि जिसने करवाई थी वो जा चुका है, अब मैं वचनबद्ध नहीं हूँ, अब मैं बता सकता हूँ कि जो मारण क्रिया करवाई थी, वो इसने करवाई थी। और वो चीज़ इसके ऊपर उल्टी पड़ी, क्योंकि ये जो अपने कुलदेवी वगैरह इनको नहीं पूछते थे, पितरों को नहीं पूछते थे और मेन थी इनकी कुलदेवी जिसको ये निरादर करते थे। और ये तंत्र इन्होंने यूज़ किया किसी और को नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो चीज़ इन पे भी पड़ी और अब ये भी जा चुके हैं। अच्छा, तब उन्होंने बताया था कि जिसने मारण क्रिया करवाई थी 1.5-2 महीने के बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। सेम तरीके सेम से। तरीके से हुई थी, जैसे ये सोते-सोते मिले, वो भी सोते ही मिले थे। टाइम चेंज था, वो शाम के टाइम पे मिले थे लेकिन वो भी सोते ही रह गए थे। बाद में पता चली थी कि इन्होंने वो चीज़ करवाई थी। तो उल्टा बदला ही ले लिया अब, जिसने भी बदला ले छोड़ा लिया होता। क्यों, वो जो आत्मा थी वो कहीं न कहीं जो इसके पापा थे जब ज़िंदा थे, वो तब भी बताते थे बट वो शायद जानते नहीं थे। होता है ना हमारे ऊपर कौन है, क्या है, हम आम इंसान तो नहीं देख पाता। या तो तब अगर ये सोखा से बात करते, तब मेबी हो सकता है वो इन्हें बता देता। तब भी नहीं गया, अब जब वो खत्म हो गए तब इन्होंने पूछा और वचनबंध के कारण वो बता नहीं पाए, ऐसा था। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जैसे किसी इंसान के ऊपर हो रखी है तो पता लग पाए कि भाई यही चीज़ है या कुछ और है? देखो मारण क्रिया वैसे 100 भी नहीं बोलूँगी मैं, लाख में से 1 इंसान के ऊपर होती है अगर किसी ने करवाई हो तो और वो भी बहुत सिद्ध तांत्रिक होते हैं। आज के टाइम पे लोग नहीं करते। मारण क्रिया जैसी चीज़ नहीं करते और कोई भी ये तंत्र क्रिया में आती है, घूरी क्रिया में आती है। अगर आप किसी पे करवा भी रहे हो, एक तो वो सिद्ध होना चाहिए प्रॉपर, दूसरा वो बता के चलते हैं कि ये चीज़ आप पे भी आ सकती है। एक गांव था जिसमें टैक्सी चलाने वाले ही 2 लड़के थे, ठीक है, और वो नाइट ड्यूटी प्रेफर करते थे क्योंकि रात का काम उन्हें मिलता था कंपनी की तरफ से। आज भी बहुत सारी ऐसी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर बियर बनती है, जो अपनी बियर पीने वाली होती है, वो सारी चीज़ें बनती है। तो उनको उस चीज़ से रिलेटेड काम मिला था कि वहाँ के जो लोग काम करने वाले थे उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी थी। तो एक लड़का था जिसका घर परिवार था और एक लड़का था जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था। उसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जाते जाते जैसे होता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा बच गया, उसे बेच के उसने टैक्सी ले ली थी। अब ये दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, टैक्सी चलाया करते थे, रात का ही इनका जो है आना जाना हुआ करता था। तो जब रात को निकलते थे तो कोशिश करते थे साथ में हो, लेकिन शिफ्ट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। इसी तरीके से इनका हुआ कि एक की शिफ्ट आगे हो गई, एक की पीछे हो गई। अब पीछे शिफ्ट किसकी हुई? जिसके घर में कोई नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं था। जिसके ऊपर घर वाले थे वो पूछते थे, बात करते थे, तो उसने अपनी शिफ्ट इस हिसाब से करवा रखी थी, रात के 11 से सुबह 8 बजे तक। अब हुआ क्या, जब ये लोग निकलते हैं तो कभी आपस में जैसे इधर उधर रास्ते पे जा रहे तो रोक के पूछ लिया, हाँ भाई क्या है, मैं सवारी को ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे है, पिकअप है, ड्रॉप है। जो बंदा अकेला रहता था ना, वो काफ़ी इस बारे में सोचता था कि मैं अपना परिवार कैसे बनाऊँगा, मैं आगे अपना वंश कैसे बढ़ाऊँगा, क्योंकि उसका तो घर वाले भी हैं, दूसरे का एक भाई भी है, बहन भी है, ये सारी चीज़ें हैं।
अगर जनता इस चीज़ को सुन रही है, थोड़ा सा कनेक्ट आप यहाँ से करना स्टार्ट करोगे तो वक्त के साथ क्या हुआ, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिंगल रहने वाला लड़का था, इसने थोड़ा सा और लेट निकलना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मैं लेट जाऊंगा, मेरे को पता है कि सवारी मेरे को मिलनी तो है ही, वहाँ पर चलता फिरता है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि रात को सवारी नहीं मिलती, तो आप गुड़गांव के बीपीओ देखोगे जहाँ पर रात को ही एकदम से क्राउड निकल के आता है कंपनीज से। ऐसे ही वहाँ पर सीन था पूरा। तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया। तो जो दूसरा लड़का था, इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे, उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था, उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है, इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते जा रहे, इधर दिख जाए उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था, ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया, और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं। अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गाँव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियाँ तो मिलती रहेगी, लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं, लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइए। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से, ठीक है। तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके, और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओह आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था, मतलब जो बंदा था, उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो, क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल, वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना, सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था, मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कांटेक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गांव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गांव में हुआ क्या, जैसे
कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट हो गई। गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच बता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गांव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका। उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गांव की अलग अलग लड़कियां प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं, एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई पांचवी लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा कि किनके साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गांव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पे छोड़ देता है। मुश्किल से गांव में 5 लड़कियां बची थी, उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गांव में देखो किसी को नज़र लग गई, गांव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है, एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है, और मैं जितना बोलने की कोशिश करूँ उतना समझने की कोशिश करूँ। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें, अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा, बदचलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को, उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया, अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे, रात के 11 बजे आता है ना वो गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे किसके साथ है वो वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, पीछे मुड़ के देखा सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी, और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में ही नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठता है। सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है,
सुरेश की पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी। सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है। पोजेस्ड हो जैसे वो इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है, इसने कुछ खिला दिया पिला दिया। अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गांव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावा में चल के आ रही है, और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब, इसने सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा। ये पता चल गई। अब भाई एक एक के नाम गिनना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ उसके साथ भी तूने करा, हाँ जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ भाई। अब गांव वाले को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़कियां इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी, इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी। वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रही होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पर बिलीव कहाँ करा, गाँव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।